Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So today in this class I'm going to discuss with you a numerical problem based upon IS and LM curves. Basically IS LM और उससे related जो topics हैं monetary policy, fiscal policy, उसका एक numerical मैंने यहाँ पे develop किया है जिसमें बहुत सारा कंटेंट मैंने एक ही क्वेश्चन में डाल दिया, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बना दिया ताकि इससे रिलेटेड कुछ भी अगर पूछे तो इसके बेसिस पे आप अंडरस्टैंड कर सकें और उसको सॉल्व कर सकें। ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये टॉपिक जो स्टूडेंट्स डीयू में है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं, सेमेस्टर 2 में मैक्रो पढ़ रहे हैं या सेमेस्टर 3 में मैक्रो पढ़ रहे हैं, दोनों जगह कॉमन है। या वो स्टूडेंट्स जो एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी आना चाहिए, एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछता है इसका। वो स्टूडेंट जो एमए इकोनॉमिक्स कहीं यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं वहाँ पे भी आईएसएलएम पढ़ाते हैं, उनके भी काम आ सकता है। जो स्टूडेंट्स यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके भी काम का है, उसमें से भी इसमें से क्वेश्चन आते हैं। वो स्टूडेंट्स जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे आईएएस के एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की, तो उनके भी काम का है। तो एक वाइड रेंज है जो कोर्सेज के अंदर जिसके अंदर ये टॉपिक डिस्कस किया जाता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के काम आएगा ये। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक सिचुएशन देखी कि आईएसएलएम के न्यूमेरिकल्स में अक्सर बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। तो मैंने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बनाया और एक साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम हैंडल करेंगे वन बाय वन, एक एक करके। तो इनमें से जरूरी नहीं है कि सब कुछ आपसे एक साथ पूछ ले, कोई एक पार्ट या दो पार्ट या तीन पार्ट किसी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। मैंने 7-8 पार्ट बना दिए, उनके अंदर भी सब पार्ट्स भी हैं, अभी अब देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैं डिटेल में सॉल्यूशन आपको समझाता जाऊंगा और अगर इसके बाद भी, क्योंकि वीडियो यूट्यूब पे जाने वाला है मुझे बताया गया, तो इसके बाद भी कुछ स्टूडेंट्स जो हमारे जिन्होंने कोर्स सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो देखने के बाद उनकी कुछ क्वेरीज हैं, उनको बात समझ में नहीं आई, तो वो मुझे नीचे व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। और जो हमारे सब्सक्राइब स्टूडेंट्स हैं वो तो ऑब्वियसली डाउट सेशन में आकर डिस्कस करते हैं हमारे से जो बातें होती हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहे कंसिडर द फॉलोइंग आईएसएलएम मॉडल ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। कंजम्पशन फंक्शन गिवन है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन गिवन है, गवर्नमेंट परचेजेस, टैक्स फंक्शन, डिमांड फॉर मनी, नॉमिनल मनी सप्लाई, प्राइस लेवल, ये सब गिवन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट डाउन आईएसएलएम इक्वेशन, मतलब आईएस की इक्वेशन बतानी है, एलएम की बतानी है। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर लेवल ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट रेट, और उसके बाद आपको इन दोनों का साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम बताना है कि लेवल ऑफ इनकम क्या है और लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट क्या है। ठीक है, पहले यहाँ रुकते हैं, पहले आईएस कर्व पे आते हैं। आईएस कर्व की इक्वेशन क्या पढ़ी है आपने, y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, और यहाँ पे जो आपको कंजम्पशन गिवन है, इट इज अ फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। आप जानते हैं डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, डिस्पोजेबल इनकम होती है इनकम माइनस टैक्सेस प्लस अगर गवर्नमेंट से कुछ ट्रांसफर्स मिल रहे हैं तो वो। यहाँ पर हमें टैक्सेस तो दे रखे हैं लेकिन गवर्नमेंट ट्रांसफर्स नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ टैक्सेस को ही लूंगा। तो आइए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले वाईडी की बात करते हैं। मैं बहुत आराम आराम से धीरे धीरे आपको समझाऊंगा एक एक बात को, और जो कुछ बातों को जानते हैं, आगे जानना चाहते हैं, तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो वाईडी क्या है सर, डिस्पोजेबल इनकम होता है वाई माइनस टैक्सेस। यहाँ पे सिर्फ टैक्स की बात करूंगा। ठीक है, टैक्स यहाँ पे कितना गिवन है आपको, टैक्स गिवन है 0.25 वाई। यहाँ ट्रांसफर की बात क्यों नहीं कर रहा, क्वेश्चन में ट्रांसफर दिया नहीं है, यानी वाई माइनस 0.25 वाई। इसका मतलब डिस्पोजेबल इनकम आ गई आपकी 0.75 वाई। अब कंजम्पशन क्या गिवन है आपको, कंजम्पशन गिवन है सी इज इक्वल टू 100 प्लस 0.8 वाई डी, 100 प्लस 0.8 वाई डी, यानी 100 प्लस 0.8 इंटू 0.75 वाई। अब 0.8 इंटू 0.75 कितना होता है, सिंपल कैलकुलेटर ज़्यादातर एग्जाम्स में अलाउड होता है, और नहीं भी अलाउड तो वैसे भी आप इसको कर सकते हैं। 0.75 3/4 होता है, तो 0.8 को 4 से डिवाइड करेंगे, 0.2 इंटू 3 करेंगे 0.6। नहीं भी अलाउड तो भी कर दीजिए, अलाउड है जिस एग्जाम में तो वो एग्जाम के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। तो C इज इक्वल टू 100 प्लस ये आ रहा है 0.6 वाई। तो मेरे पास कंजम्पशन फंक्शन आ गया। अब मुझे आईएस कर्व की इक्वेशन चाहिए फॉर गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम। आईएस कर्व फॉर गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम, आईएस कर्व क्या होगा, y इज इक्वल टू सी
प्लस आई प्लस जी, यानी y इज इक्वल टू सी है 100 प्लस 0.6 y। इन्वेस्टमेंट आपको गिवन है कितना? इन्वेस्टमेंट गिवन है आपको 400 माइनस 50 आई, ठीक है जी, 400 माइनस 50 आई प्लस गवर्नमेंट परचेजेस गिवन है आपको कितना? ये गिवन है 500, गवर्नमेंट परचेज दे रखी है आपको 500 की, तो जी आ गया 500। और कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं, क्लोज्ड इकोनॉमी नेट एक्सपोर्ट्स दिए नहीं हुए, ठीक है। अब देखिए ये जो 0.6 y है इसको हम ले जाएंगे लेफ्ट साइड पे, तो y माइनस 0.6 y इज इक्वल टू ये 100 प्लस 400 हो गया 500 प्लस 500 1000 माइनस 50 आए, ये y माइनस 0.6 y हो गया 0.4 y इज इक्वल टू 1000 माइनस 50 आई, तो y हो गया क्या? y इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 0.4 माइनस 50 बाय 0.4 आई। अब जिनके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है, जो कि ज्यादातर अलाउड होता है, तो आप तो इसको सिंपली कर लेंगे। जहां अलाउड नहीं है वो क्या करेंगे? देखिए बेसिकली 0.4 क्या होता है? 0.4 होता है 4/10 यानी 2/5। तो अगर 1/0.4 है तो वो होगा इसका उल्टा 5/2, यानी 1000 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 5/2 से। तो 5000/2 कितना हो गया? 2500। सिंपल सी बात है। y इज इक्वल टू 2500, 15 इंटू 5/2 करेंगे 250/2 125 आए, तो इसको नंबर 1 डाल दीजिए। दिस इज द इक्वेशन ऑफ गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम, या कह सकते हैं आईएस कर्व। तो ये गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम या आईएस कर्व की इक्वेशन आ गई। हमने किया y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, सी आई जी की डाली वैल्यूज, जो भी एक एल्जेब्रिक एलिमिनेशन है चीज़ों का, लाइक टर्म्स को एक तरफ ले जाकर सिंप्लीफाई करके हमारे पास y एज ए फंक्शन ऑफ i आ गया, y इज इक्वल टू 2500 माइनस 125 i। ठीक है, क्लियर होगी बात? ओके। अब इसने LM कर्व की इक्वेशन भी पूछी है। LM कर्व के लिए हमें क्या चाहिए? मनी डिमांड चाहिए। मनी डिमांड की इक्वेशन आप पढ़ते हैं क्या होती है? KY माइनस HI, KY माइनस HI। K होता है क्या? कोफिशिएंट ऑफ मनी इनकम सेंसिटिविटी ऑफ मनी डिमांड, और H होता है कोफिशिएंट ऑफ इंटरेस्ट सेंसिटिव मनी डिमांड। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मनी डिमांड दे रखा है कितना? 0.4y माइनस 50i, 0.4y माइनस 50i। इसका मतलब यहाँ पे ये है K है 0.4, H है 50। आप कहेंगे सर माइनस 50, नहीं सर, ध्यान से देखिए, ये माइनस H होता है यहाँ पे और माइनस 50 है, तो माइनस H माइनस 50 है तो H 50 ही है। ठीक है, अभी यहाँ पे जरूरत नहीं है, आगे जाके जब हम मल्टीप्लायर्स निकाल रहे होंगे तब जरूरत पड़ेगी इसकी। तो K है 0.4, H है 50, राइट। अच्छा, आगे चलते हैं। मनी सप्लाई क्या है? यहाँ पे आपको नॉमिनल क्वांटिटी ऑफ मनी दे रखा है 1200 और प्राइस दे रखा है 2। तो मनी सप्लाई होता है m बार बाई p बार। m बार दे रखा है 1200, p बार दे रखा है 2, यानी मनी सप्लाई हो गया 600। अब LM कर्व क्या होती है? LM कर्व होती है मनी मार्केट इक्विलिब्रियम। तो फॉर मनी मार्केट इक्विलिब्रियम, दैट इज LM कर्व, क्या करते हैं? मनी डिमांड इज इक्वल टू मनी सप्लाई, यानी 0.4y माइनस 50i इज इक्वल टू मनी सप्लाई आ रहा है आपके सामने यहाँ पे 600। तो 0.4y इज इक्वल टू 600 प्लस 50i। 0.4 से फिर से डिवाइड करेंगे, मतलब मैंने बताया था आपको 0.4 होता है 4/10, 5/2
नीचे जाएगा तो इंटू 2/5 होगा। y इज इक्वल टू 600 बाय 0.4 प्लस 50 बाय 0.4 i। तो 600 बाय 0.4 मतलब 600 डिवाइड बाय 2/5, तो 600 इंटू 5/2, तो 3000 बाई 2 कितना हो जाएगा 1500, और 50 इंटू 5/2 250/2 125। इसको नंबर 2 ये आपकी इक्वेशन होगी किसकी, LM कर्व की। दिस इज इक्वेशन ऑफ LM कर्व। हम लोग LM कर्व को नॉर्मली ऐसे करते हैं I इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y, लेकिन ऐसे भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर I एक तरफ ले जाए और y उधर ले जाए तो भी सही है, वैसे वो ज़्यादा सही रहता है, लेकिन क्योंकि मुझे आगे सॉल्व करना है अभी, इसलिए मैं इस फॉर्म में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, इस बात से फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा मगर, ठीक है। अब फॉर साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, फॉर साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम क्या होगा, IS कर्व है, y इज इक्वल टू कितना आया था IS कर्व 2500 माइनस 125 i, और LM कर्व आया है आपके पास y इज इक्वल टू 1500 प्लस 125 i। ये नंबर 1 था, ये नंबर 2 था। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिलेगा जी आपको, दोनों तरफ से आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशंस को y की वैल्यूज को इक्वेट कर देंगे। 1500 प्लस 125 i इज इक्वल टू 2500 माइनस 125 i। ये i वाली टर्म्स एक तरफ और कांस्टेंट दूसरी तरफ, तो 125 प्लस 125 हो गया 250 i इज इक्वल टू ये 2500 माइनस 1500 हो जाएगा तो 1000, 25 4 100 होता है, i हो गया 4%। तो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है 4%, इसकी वैल्यू डाल दो फर्स्ट में चाहे सेकंड में, जहां आपको ठीक लगे। पुट i इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, y हो गया 2500 माइनस 125 इंटू 4 होगा 500 यानी 2000। तो यानी हमारा जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है वो 2000 यूनिट्स है। अब क्वेश्चन है रुपीज डॉलर ऐसा कुछ लिखा नहीं, तो मैं भी लिखूंगा नहीं, बस यूनिट्स में छोड़ दूंगा। इंटरेस्ट रेट क्योंकि नॉर्मली परसेंटेज में होता है तो वहां परसेंट लगाने में कोई हर्ज नहीं है। सो देयरफॉर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज 2000 यूनिट्स and equilibrium level of interest rate is 4%। तो सबसे पहली बात आपको डेटा देकर वो क्या बोलता है, आप IS कर्व की इक्वेशन निकालिए, LM कर्व की इक्वेशन निकालिए, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम निकालिए, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इंटरेस्ट रेट बता दीजिए। यानी हमारा अगर हम ये डायग्राम देखें यहाँ पर, हम यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला नहीं बस खुद से बता रहे हैं। यहाँ पे हम लेते हैं इनकम, यहाँ पे लेते हैं इंटरेस्ट रेट, और ये हमारे पास जो है IS कर्व की इक्वेशन है डाउनवर्ड स्लोपिंग, और ये हमारे पास जो है LM कर्व की इक्वेशन है अपवर्ड स्लोपिंग। दोनों जहाँ पे एक दूसरे को क्लियर कर रहे हैं वो देगा आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और इंटरेस्ट रेट। तो इनकम कितनी आ रही है आपके पास, इनकम आ रही है 2000, इंटरेस्ट आ रहा है 4% एट पॉइंट E। ये आपका साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। तो अगर क्वेश्चन ने नहीं भी बोला और आप एक डायग्राम वहां पर, अगर आपका पेपर सब्जेक्टिव है तो जो जिनका MCQ टाइप पेपर है वो तो बस आंसर पे टिक करेंगे आ जाएंगे। MA एंट्रेंस वाले या UGC नेट वाले जो बच्चे हैं वो तो एक बार मैंने UGC नेट वाले को बच्चे बोल दिया कि सर मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। उनका अच्छा भाई मेरे लिए तो बच्चा ही। तो जो स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादा प्रॉपर वर्ड है, तो जो UGC नेट के स्टूडेंट्स हैं या MA एंट्रेंस के स्टूडेंट्स हैं या जो जिनका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आना है वो तो बस मार्क करके आ जाएंगे, और जो जिनका सब्जेक्टिव आना है
वो लोग अगर डायग्राम भी बनाएंगे तो एक ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन है। यहाँ पे आप लिखेंगे इंटरेस्ट रेट। जब डायग्राम बनाते हैं मैक्रो में तो लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपको लिखना है कौन सी एक्सिस पे क्या है, क्या वैल्यूज आएंगे, वो सब आपको लिख के आना है, ठीक है। अप टू द स्केल बना सके तो ज़्यादा अच्छा, अप टू द स्केल ना बना सके तो भी एक रफ स्केच बना दीजिएगा। इतना हो गया हमारे से, फर्स्ट पार्ट कर लिया हमने, ठीक है जी। अब मैं सेकंड पार्ट पे चलूंगा। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं फाइंड आउट बजट सरप्लस। बजट सरप्लस बताना जी आपको। अब बजट सरप्लस क्या होता है? गवर्नमेंट का टैक्सेस माइनस गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। टैक्सेस कितने हैं? टैक्सेस हैं हमारे पास 0.25y, ठीक है। y आपने निकाल दिया 2000। अब सेकंड पार्ट पे आइए सर। टैक्स रेवेन्यू कितना है गवर्नमेंट का? 0.25y, यानी 0.25 इंटू 2000 रुपीज का y आया है। 0.25 मतलब 1/4 होता है, तो 2000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 20 होता है, 500, सिंपल सी बात है। और क्वेश्चन में आपको गवर्नमेंट परचेज गिवन है, वो भी 500 ही गिवन है। आप देख लीजिए, पहले सब क्लियर कर देता हूं मैं यहाँ पे। गवर्नमेंट परचेज जो आपको दे रखी है वो भी 500 की ही दे रखी है यहाँ पे। तो बजट सरप्लस कितना हो गया? 0 हो गया। बजट सरप्लस इज टैक्स रेवेन्यू माइनस गवर्नमेंट परचेज। टैक्स रेवेन्यू 500, गवर्नमेंट परचेज 500, 0। अगर टैक्स रेवेन्यू बड़ा होता तो बजट सरप्लस आता, और अगर गवर्नमेंट परचेज बड़ा होता तो बजट डेफिसिट आ जाता। यहाँ पे बैलेंस बजट है हमारे पास, ना सरप्लस है ना ही डेफिसिट है, तो लिख देंगे हेयर वी हैव बैलेंस्ड बजट। हेयर वी हैव बैलेंस्ड बजट। हमारे पास एक बैलेंस बजट है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है बात? ओके, इतना हुआ जी। आगे चलते हैं। सेविंग इन्वेस्टमेंट गैप पूछ रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग टू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ये किनेशियन इकोनॉमिक्स है सर, और किनेशियन इकोनॉमिक्स में वो अज्यूम करते हैं कि एट इक्विलिब्रियम सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वलिटी होगी, जितनी सेविंग होगी उतनी ही इन्वेस्टमेंट आएगी। देखते हैं आप इक्वल आता है कि नहीं। देखिए यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट क्या गिवन है? इन्वेस्टमेंट आपको गिवन है 400 माइनस 50 आई। थर्ड पार्ट पे आइए सर। आई है 400 माइनस 50 स्मॉल आई। इन्वेस्टमेंट इज 400 माइनस 50 टाइम्स इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट आपका है 4%, तो 400 माइनस 50 टाइम्स 4, 50 इंटू 4 200 होता है। 400 माइनस 200, आंसर आ गया 200, यानी हमारा इन्वेस्टमेंट है 200 यूनिट्स का। Therefore, investment is equal to 200 यूनिट्स। अब सर सेविंग क्या होती है? सेविंग के लिए आपको पहले निकालना पड़ेगा डिस्पोजेबल इनकम, यानी टैक्स देने के बाद या ट्रांसफर एडजस्ट करने के बाद जो खर्च कर सकता है कंज्यूमर वो इनकम। उस डिस्पोजेबल इनकम में से माइनस करेंगे क्या? कंजम्पशन। तो फिर आएगा कि आपके पास सेविंग। तो हमारी डिस्पोजेबल इनकम कितनी है? डिस्पोजेबल इनकम YD होता है Y माइनस टैक्स। टैक्स मैंने अभी अभी ऊपर निकाला था, टैक्स आया था 500 का, इनकम हमने निकाली है 2000 की, तो डिस्पोजेबल इनकम है 2000 माइनस 500, यानी 1500 यूनिट्स, ठीक है। 1500 की डिस्पोजेबल इनकम है हमारी। अगर यहाँ ट्रांसफर्स होते ऐड कर देते, नहीं है तो छोड़ दो। अब कंजम्पशन क्या था? कंजम्पशन है 100 प्लस 0.8 इंटू डिस्पोजेबल इनकम। 100 प्लस 0.8 इंटू 1500, यानी 100 प्लस 1200। 15 8 120 होता है, सिंपल सा मैथ्स है। 8.8 को 8/10 कर दो, एक जीरो कैंसिल हो गया। जिनको मैथ्स में थोड़ा सा देखो हो सकता है, किसी हर बच्चे का अपना अपना एक लेवल है, मैं किसी बात को इनकार नहीं कर रहा। 0.8 को कर देंगे 8/10 इंटू 1500, एक जीरो से जीरो कैंसिल। 15 का टेबल तो आना चाहिए भाई, देखो अब यहाँ पे कोई अब समझौता नहीं हो सकता। 15 8 120, एक जीरो बचा हुआ है 1200,
कैलकुलेटर अलाउड है फिर तो बल्ले बल्ले, फिर तो क्या दिक्कत है। तो ये आ गया आपका 1300। अब आपकी सेविंग कितनी है, जितने पैसे टैक्स देने के बाद मेरे पास बचे थे, जो मेरी डिस्पोजेबल इनकम है, उसमें से जो खर्च कर दिए वो हटा दो, बाकी सेविंग है। तो सेविंग है डिस्पोजेबल इनकम माइनस कंजम्पशन। डिस्पोजेबल इनकम आई है मेरी 1500, कंजम्पशन आया 1300, 1500 माइनस 1300 यानी सेविंग कितनी आ गई 200। देयरफॉर प्राइवेट सेविंग है 200। खैर यहाँ मैं एक बात आपको बोल दूं, मैं एक बात बोल देता हूँ यहाँ पे, ज़्यादा सही रहेगा मेरा वो बोलना। प्राइवेट सेविंग 200, आप कहेंगे सर आ गई इन्वेस्टमेंट सेविंग इक्वल आ गई, मगर मैं आपको एक बात के लिए सावधान करता हूँ, यहाँ पे बजट सरप्लस 0 आया था। इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल होती है, प्राइवेट सेविंग के इक्वल नहीं होती। इन्वेस्टमेंट नेशनल सेविंग के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है, नेशनल सेविंग के। यहाँ पे गवर्नमेंट सेविंग 0 आई थी, अब ऊपर निकाल चुके, बजट सरप्लस 0 आया था। गवर्नमेंट सेविंग क्या आया था 0, ऊपर निकाला है आपने। तो नेशनल सेविंग क्या है, प्राइवेट सेविंग प्लस गवर्नमेंट सेविंग, और ये बाई चांस प्राइवेट सेविंग की इक्वल आ रही क्योंकि गवर्नमेंट सेविंग 0 आ रही, ना गवर्नमेंट सेविंग कर रही ना डिससेविंग कर रही। तो यहां पर क्या हो गया, देयरफॉर वी हैव इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग। इन्वेस्टमेंट की 200, सेविंग की 200। और यहाँ पे सेविंग फिर से याद दिला दूं कौन सी है, प्राइवेट सेविंग है। मैंने 2 जगह से लिख दिया, इसको एस प्राइवेट लिख देता हूं यहाँ पे, एस प्राइवेट सेविंग है ये। ठीक है जी, याद रहेगी बात। ऐसा ना हो कि आप यही यहाँ पे क्योंकि प्राइवेट सेविंग इक्वल आ गई तो आप मान लें हमेशा प्राइवेट सेविंग इक्वल आएगी, नहीं आएगी सर। वो तो बाई चांस यहाँ पे क्योंकि गवर्नमेंट सेविंग ना गवर्नमेंट सेविंग है ना डिससेविंग है, इसलिए ऐसा हुआ था। ठीक है, समझ गए बात को, क्लियर है, ओके। तो हमने फर्स्ट पार्ट का डाला, सेकंड का डाला। अब बोल रहे डिराइव द वैल्यूज ऑफ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर्स। सर पहले फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर की बात करता हूं। फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर मतलब अगर गवर्नमेंट कोई फिस्कल एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन करती है तो उसकी 1 यूनिट फिस्कल कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन करने का इनकम पे क्या असर होता है। If government increases its expenditure by 1 unit, then the net increase in level of income in the economy is fiscal policy multiplier। ठीक है, अगर गवर्नमेंट अपना खर्चा 1 यूनिट बढ़ाती है तो इनकम में जो चेंज आ रहा है, हम मल्टीप्लाई कई लेवल पे पढ़कर आए हैं, लेकिन अब यहाँ पे हम ISLM मिलाकर पढ़ रहे हैं, इसलिए फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर है। इसको निकालने के पहले आपको निकालना पड़ेगा 3 सेक्टर मल्टीप्लायर या गवर्नमेंट सेक्टर मल्टीप्लायर। 3 सेक्टर मल्टीप्लायर अल्फा जी, वो क्या होता है 1/1 माइनस MPC इंटू 1 माइनस टी। कंजम्पशन फंक्शन गिवन है आपको 100 प्लस 0.8 YD। इसका मतलब ये जो YD का कोफिशिएंट क्या होता है, MPC होता है। इसका मतलब MPC कितना है मेरे पास, स्मॉल c 0.8, और टैक्स दिया हुआ है आपको 0.25y, प्रोपोर्शनल टैक्स है, तो टैक्स रेट कितना है 0.25। तो अल्फा जी कितना हो गया, अल्फा जी होता है 1/1 माइनस सी है 0.8 इंटू 1 माइनस 0.25, यानी 1/1 माइनस 0.8, 1 माइनस 0.25 होता है 0.75, 0.8 इंटू 0.75। सर मैंने बताया था 0.75 क्या होता है, 3/4 होता है। तो 0.8 को 4 से डिवाइड करो, 0.2 इंटू 3 करो 0.6, तो ये आ गया 1/1 माइनस 0.6 यानी 1/0.4। 0.4 क्या होता है 4/10, 1/4/10 यानी उल्टा ऊपर जाके उल्टा होगा 10/4। तो अल्फा जी कितना हो गया, 4 2 जार 8, पॉइंट लगा दो 220, 4 5 जार 20। तो अल्फा जी गवर्नमेंट मल्टीप्लायर या 3 सेक्टर मल्टीप्लायर आ रहा है कितना 2.5। अब मुझे फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर चाहिए। फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर क्या होता है सर, फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर
गामा बोलते हैं इसको, गामा इज इक्वल टू अल्फा जी डिवाइड बाय 1 प्लस बी बाय एच इंटू के इंटू अल्फा जी। कुछ लोग एलसीएम भी ले लेते हैं, नीचे ऊपर एच इंटू अल्फा जी कर देते हैं, नीचे एच प्लस बी के अल्फा जी। मुझे इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आंसर वही आने वाला है, ठीक है, क्योंकि मैंने क्लास में आपको इस तरह पढ़ा तो मैं ये यूज कर रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पर देखिए बी कहाँ से मिलेगा, इन्वेस्टमेंट शेड्यूल से। इन्वेस्टमेंट शेड्यूल दे रखा है आई इज इक्वल टू, क्या गिवन है इन्वेस्टमेंट शेड्यूल, 400 माइनस 50 आई, 400 माइनस 50 आई यानी स्मॉल बी 50 हो गया। भाई इन्वेस्टमेंट शेड्यूल क्या होता है, आई इज इक्वल टू आई बार माइनस बी आई, याद है नहीं याद आपको, तो माइनस बी अगर माइनस 50 है तो बी 50 हो गया। के और एच कहां से मिलता है, वो मिलता है मनी डिमांड से, मैं ऊपर लिख चुका था वैल्यू, के है 0.4 और एच है 50, मैं आपको बता चुका हूं ये होता है के वाई माइनस एच आई, तो यानी के जो है वो है 0.4 और जो आपका h है वो है 50, ठीक है, k 0.4 h 50, मनी डिमांड से, मनी डिमांड लिख के भी लिख सकते हैं आप। तो देयरफॉर गामा क्या हो गया, 2.5 डिवाइड बाय 1 प्लस b है 50, h है 50 इंटू 0.4 इंटू 2.5, तो यानी आ गया 2.5 डिवाइड बाय, सर ये देखो ये 2.5 जो था वो आपका 1 बाय 0.4 था, तो 0.4 इंटू 2.5 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 50-50 भी कैंसिल हो रहा है ये भी, तो ये आ गया 1 प्लस 1, तो यानी गामा क्या हो गया, गामा हो गया 2.5 बाई 2, 1.25, तो फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर ये है 1.25। इसका बड़ा सीधा सा मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर 1 यूनिट इंक्रीज करेगी तो एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम विल इंक्रीज बाय 1.25 यूनिट्स। What does fiscal policy multiplier mean? It means that if government increases its expenditure by 1 unit, then at equilibrium the level of income in the economy will increase by 1.25 units. अगर गवर्नमेंट अपना खर्चा 100 रुपए बढ़ाएगी, इनकम 125 रुपए बढ़ जाएगी, 125 रुपीज इनकम बढ़ जाएगी इफ गवर्नमेंट इंक्रीज एक्सपेंडिचर बाय 100 रुपीज, ठीक है, सिंपल सा मतलब इसका है। और मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर क्या होता है सर, मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर इसको बोलते हैं बीटा, ये होता है बी बाय एच इंटू गामा, बी 50 एच 50 गामा 1.25, तो बीटा कितना आ रहा है यहाँ पे 1.25, बीटा भी 1.25 आ गया क्योंकि बी और एच बराबर है। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स इफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी is increased by 1 unit, real money supply की बात हो रही है, if real money supply in the economy is increased by 1 unit, then level of income at equilibrium increases by 1.25 units। अगर हमने इनकम को 1 यूनिट बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम पर हमारी जो इनकम है वो 1.25 यूनिट्स बढ़ जाएगी, सिंपल। हमने मनी सप्लाई बढ़ाया, और मनी सप्लाई कौन सी, रियल मनी सप्लाई, एम बाई पी, अगर मनी सप्लाई को 1 यूनिट बढ़ाया तो इनकम बढ़ जाएगी 1.25 यूनिट्स। तो सवाल एक बड़ा नेचुरल आप पूछ सकते हैं कि सर हमेशा क्या गामा बीटा इक्वल आते हैं, आपने पढ़ा है मेरे साथ, हमेशा इक्वल नहीं आते हैं, तो चांस की बात है यहाँ पर बी और एच इक्वल आ रहे हैं क्वेश्चन में, तो बी बाय एच इक्वल है इसलिए कैंसिल हो गए आपस में, वरना इक्वल नहीं आते। अगर बी बड़ा है तो मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर बड़ा आ जाता है, और अगर एच बड़ा है बी के मुकाबले तो छोटा आ जाता है फिस्कल पॉलिसी से, ठीक है, ओके जी, ये बात भी हो गई। अब फोर्थ पार्ट पे आ जाइए सर, आंसर्स नीचे लिखे हैं, आप चाहें तो मिलाते चलिएगा। हमने आईएस निकाल दिया, इनकम निकाल, एलएम निकाल दिया, बजट सरप्लस निकाल दिया, गामा निकाल दिया, ये सब निकाल चुके हैं। और जो स्टूडेंट्स हमारे पास पढ़ते हैं उनके पास तो पीडीएफ मटेरियल रहता है, वैसे जो क्योंकि वीडियो यूट्यूब पे जा रहा है तो ये क्वेश्चन मैं यूट्यूब पे इसी लेक्चर के नीचे लिंक में लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा।
मैं बोल दूंगा टीम को लगा देंगे इसका PDF, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अब फोर्थ में कह रहा है इफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर चेंजेस टू 600, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द शिफ्ट इन IS कर्व, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन इक्विलिब्रियम इनकम एंड इंटरेस्ट रेट, हाउ मच इन्वेस्टमेंट विल बी क्राउडेड आउट। बहुत सारी बातें एक ही साथ पूछ ली उसने। कह रहा है इफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर चेंजेस टू 600, यानी पहले कितना था गवर्नमेंट खर्चा, सब मिटा दूं मैं एक बार के लिए, यहाँ से एक बार के लिए सब मिटा देते हैं ताकि फिर आगे चलना आसान होगा कि हम किसको हाईलाइट कर रहे हैं, आप समझ जाएंगे। देखिए सर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर देखा तो पहले था 500, अब हो गया 600, यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी डेल्टा जी कितना आ गया, चेंज इन गवर्नमेंट परचेज क्या है 100 का चेंज आ गया, 500 से 600 हो गया, ठीक है। चेंजेस टू 600 है, ये टू और बाय का फर्क समझते हैं ना। अगर वो बोलता है चेंजेस बाय यानी 600 रुपये बढ़ जाता, फिर तो 1100 हो जाता। थोड़ी सी इंग्लिश पे कंट्रोल रखिएगा। चेंजेस बाय मतलब ये चेंज दे रखे आपको, और चेंजेस टू तो आपको चेंज निकालना पड़ेगा। चेंजेस टू 600 मतलब 500 से अब 600 हो गया, तो आप डिफरेंस निकालना पड़ेगा, डिफरेंस 100 का है। और अगर बोलता है चेंजेस बाय तो जितना अमाउंट लिखा होता वही डेल्टा जी होता। ये थोड़ी सी आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात को समझिएगा, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ शिफ्ट इन द IS कर्व। सर शिफ्ट इन IS कितना होता है, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल शिफ्ट इन IS। फोर्थ पार्ट पे आ गए हम। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट इन IS कर्व ये होता है अल्फा जी इनटू चेंज इन ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर। अल्फा जी आपने ऊपर निकाले 2.5, अल्फा जी निकाले 2.5, और चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो रहा है 100 का, तो 2.5 इंटू 100 यानी 250 यूनिट्स। तो IS कर्व में हॉरिजॉन्टल शिफ्ट आएगा कितना 250 यूनिट्स का। अब मैं फिर से ये नहीं बोल रहा रुपीज है, करोड़ रुपीज है, लाख रुपीज है, मिलियन रुपीज है, बिलियन रुपीज है, डॉलर्स है, क्या है, मुझे यूनिट क्वेश्चन है दी नहीं तो मैं भी यूनिट नहीं ले सकता, बस मैं यूनिट छोड़ दूंगा। 250 यूनिट्स, अब वो यूनिट्स क्या है वो क्वेश्चन जाने दिया नहीं, दिया होता तो वो लिख देते यूनिट हम। पहली बात हो गई जी। व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन इक्विलिब्रियम इनकम एंड इंटरेस्ट रेट। इनकम पे क्या चेंज होगा, इंटरेस्ट रेट पे क्या चेंज होगा। देखिए चेंज इन इनकम क्या होता है, चेंज इन इनकम मैंने अभी बताया आपको। अब क्योंकि हम फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लाई पढ़ चुके हैं, हम यहाँ पे ISLM को एक साथ पढ़ रहे हैं, तो इनकम में जो चेंज होगा, मैं आपको एक बात याद दिलाता हूं। देखिए मैं आपको याद दिला देता हूं यहाँ पर, क्योंकि जरूरी है याद दिलाना, इसलिए याद दिला रहा हूं। अगर आप भूल चुके हैं तो याद है तो फिर कोई बात ही नहीं है, अगर आपको बात याद है फिर तो कोई इश्यू नहीं है। ये IS कर्व है और ये हमारी LM कर्व आ गई जी। इनिशियली हमारे पास ये लेवल ऑफ इनकम था 2000, इंटरेस्ट रेट था 4%, ये इनिशियल था। अब आपने जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाया तो IS कर्व में राइटवर्ड शिफ्ट आता है। कितनी शिफ्ट होती है IS कर्व, हाँ जी IS कर्व कितनी शिफ्ट होगी, IS कर्व शिफ्ट होगी मैंने बताया आपको 250 यूनिट्स, ये IS1 हो गया। और ये जो शिफ्ट आया है IS में, ये शिफ्ट 250 यूनिट्स का है, मगर इनकम 250 नहीं बढ़ी, इनकम कितनी बढ़ रही है, यहां तक आ रही है इनकम। क्योंकि ये जो रीजन है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्राउडिंग आउट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्राउडिंग आउट। इंटरेस्ट रेट बढ़ जाने की वजह से, ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया यहाँ पे, इंटरेस्ट बढ़ जाने की वजह से कुछ इन्वेस्टमेंट क्राउड आउट कर जाती है, तो इनकम में चेंज उतना नहीं आता जितना IS में शिफ्ट आता है। इनकम में चेंज उससे कम आता है। अगर LM हॉरिजॉन्टल होती है, इफ LM इज हॉरिजॉन्टल, उस सिचुएशन में क्राउडिंग आउट नहीं होती और इनकम में चेंज उतना ही आता है जितनी हमारी IS का शिफ्ट कर रही होती है। लेकिन यहाँ तो LM हॉरिजॉन्टल नहीं, यहाँ तो LM अपवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। और आपने पढ़ा LM वर्टिकल होती है तो क्या होता है, फुल क्राउडिंग आउट, तब तो इनकम में चेंज ही नहीं होता। खैर इस क्वेश्चन पे रहते हैं। अब इनकम में चेंज निकालना है आपको, ये समझ में आ गया, मैंने याद दिला दिया। इनकम में जो चेंज होगा वो IS कर्व के हॉरिजॉन्टल शिफ्ट से कम होगा। तो कितना चेंज होगा इनकम में, आपने पढ़ लिया फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर। अब इसकी डेफिनेशन यही पढ़ी थी कि अगर ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर में, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में 1 यूनिट का चेंज आता है तो इनकम में गामा टाइम्स चेंज आएगा।
तो अगर यहाँ पे आपने 100 यूनिट्स का चेंज करा है, गामा था 1.25, तो इनकम में कितना चेंज आएगा 125 यूनिट्स का। न्यू इनकम कितनी हो जाएगी, इनकम होगी y प्लस चेंज इन y। इनिशियल y था 2000, चेंज हो गया 125 का, यानी 2125 यूनिट्स। अगर क्वेश्चन ने सिर्फ चेंज पूछा तो 125 यूनिट्स, न्यू इनकम पूछा तो 2125 यूनिट्स। क्या पूछा उसने, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन इक्विलिब्रियम इनकम, इम्पैक्ट पूछ रहा है सिर्फ, मतलब चेंज पूछ रहा है सिर्फ, न्यू इनकम नहीं पूछा। मैंने निकाल के दिखा दिया, उसने सिर्फ इम्पैक्ट पूछा था कि इनकम में कितना चेंज हुआ। अब वो इंटरेस्ट रेट में क्या चेंज हुआ ये पूछ रहा है, तो पहले नया इंटरेस्ट रेट देखना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। मैं आपको बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट रेट में चेंज कैसे निकालूं, देखना ये पड़ेगा कौन सी कर्व शिफ्ट कर रही है। अगर फिस्कल एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन है तो आईएस कर्व शिफ्ट करेगी, और अगर मॉनेटरी एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन है तो एलएम कर्व शिफ्ट करेगी। ठीक है, जो कर्व शिफ्ट कर रही है उसको भूल जाओ, जो शिफ्ट नहीं कर रही उसको याद रखो। तो यहां पे क्योंकि फिस्कल एक्सपेंशन हुआ है तो एलएम में कोई शिफ्ट नहीं आया, एलएम अपनी जगह पर है। तो ये जो नई इनकम आई है 2125, नई इनकम कितनी आई है आपकी, न्यू इनकम आई है ये वाली 2125, ये न्यू इनकम एलएम कर्व में डाल दीजिए। रिप्लेस द वैल्यू ऑफ दिस न्यू इनकम इन द एलएम कर्व, और वहां से आपको नया इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। आईएस में मत डालना। अगर आप आईएस में नई इनकम डालोगे, क्योंकि आपने नई आईएस तो निकाली नहीं, या तो फिर नई आईएस कर दोबारा से निकालो, y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी दोबारा करके, जी नया डाल के दोबारा आईएस नई वाली निकालो, फिर निकालना। वो तो आप करने नहीं वाले, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। क्वेश्चन करने को भी नहीं कहा उसको, उसने सिर्फ इंटरेस्ट रेट पूछा है। तो जो एलएम कर जो शिफ्ट नहीं हुई वहां पे नई इनकम रिप्लेस कर दीजिए। ये न्यू इनकम है हमारे पास, इस न्यू इनकम को मैं अगर एलएम में रिप्लेस करूंगा तो मेरे पास न्यू इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो एलएम कर्व क्या है, इक्वेशन ऑफ एलएम कर्व आया था y इज इक्वल टू 1500 प्लस 125i sorry at y is equal to 2125 क्या मिलेगा आपको, 2125 माइनस 1500 इज इक्वल टू 125i, यानी 625 बाई 125 इज इक्वल टू i। तो i कितना हो गया 5%। तो न्यू इंटरेस्ट रेट है 5% और चेंज इन इंटरेस्ट रेट कितना है, पहले 4% था 5% हो गया। तो न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% और चेंज इन इंटरेस्ट रेट है 5 माइनस 4 यानी कि 1%। तो इंटरेस्ट रेट 1% बढ़ गया। इस फिस्कल एक्सपेंशन की वजह से इंटरेस्ट रेट में 1% का चेंज आ गया है, इंटरेस्ट रेट 1% बढ़ गया है। ठीक है, ये बात बहुत काम की, याद रखना। इसमें एक बात मैं और जोड़ता हूं, अगर मॉनेटरी एक्सपेंशन होगा क्वेश्चन में, अगर मॉनेटरी एक्सपेंशन होगा तो एलएम कर्व शिफ्ट करेगी, फिर उसके बाद आप नई इनकम निकाल लीजिए। नई इनकम निकालने के बाद, नई इनकम कैसे निकालेंगे, चेंज इन इनकम क्या होता है, बीटा इंटू चेंज इन मनी सप्लाई। चेंज इन इनकम को इनिशियल इनकम में ऐड करेंगे, न्यू इनकम आ जाएगी। तो अगर मॉनेटरी एक्सपेंशन है तो एलएम शिफ्ट करेगी, और उस सिचुएशन में आईएस कर्व शिफ्ट नहीं करेगी, तो आईएस कर्व में न्यू इनकम डालकर इंटरेस्ट रेट निकालेंगे। पॉइंट याद रखिएगा, अगर आईएस कर्व शिफ्ट कर रही है तो न्यू इनकम निकाल लीजिए, और न्यू इनकम को एलएम में डालकर जो शिफ्ट नहीं कर रही इंटरेस्ट निकालिए। दूसरी बात, अगर एलएम कर्व शिफ्ट कर रही है मॉनेटरी एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन के कारण, अगर एलएम शिफ्ट कर रही है तो न्यू इनकम निकालिए। अभी आगे क्वेश्चन मैंने ऐड करा है कैसे निकालना है वो दिखाऊंगा आपको। न्यू इनकम निकालिए, न्यू इनकम को आईएस कर्व में डालेंगे जो शिफ्ट नहीं कर रही मॉनेटरी एक्सपेंशन में, और वहां से इंटरेस्ट निकालेंगे। ये बात बहुत काम की है, वरना बच्चे घूमते रहते हैं, अरे कैसे निकालूं इंटरेस्ट रेट, सर मैच ही नहीं कर रहा मेरा इंटरेस्ट रेट, वो आईएस से निकालने लग रहे होते हैं। याद ये रखना है, जो कर्व शिफ्ट नहीं कर रही है उससे इंटरेस्ट रेट निकालना है, याद रखिएगा इस बात को। और एमसीक्यू वालों को तो खास तौर पे याद रखना है, क्योंकि एमसीक्यू में तो टाइम बचाना है भाई, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां खास तौर पे याद रखिएगा इस बात को कि क्या करना है।
ठीक है, हो गया इतना, ठीक है जी। और कुछ बोला है, और बोल रहे हाउ मच इन्वेस्टमेंट विल बी क्राउडेड आउट, इन्वेस्टमेंट की क्राउडिंग आउट कितनी होगी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, इनिशियल इंटरेस्ट रेट था 4%, इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या थी 400 माइनस 50 इंटू आई, वैसे मैंने ऊपर निकाला था 200, और न्यू इंटरेस्ट रेट क्या है 5%, न्यू इन्वेस्टमेंट क्या होगी 400 माइनस 50 इंटू 5, 150। तो यानी पहले इन्वेस्टमेंट 200 की थी, अब 150 की रह गई, तो फॉल इन इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 50 यूनिट्स का, फॉल इन इन्वेस्टमेंट 200 माइनस 150 यानी 50 यूनिट्स, यानी इतनी क्राउडिंग आउट हो गई। सरकार ने अपना खर्चा 100 रुपए बढ़ाया, और सरकार का खर्चा 100 रुपए बढ़ने के कारण प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में 50 रुपीज का फॉल हो गया। ड्यू टू इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बाय 100 रुपीज, द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हैज डिक्रीज्ड, हैज क्राउडेड आउट बाय 50 यूनिट्स। जो भी मैंने रुपीज बोल दिया, जो भी यूनिट्स दे रखी है उसने आपको एक्सपेंडिचर की, वो लेनी है आपको। समझ गए, इतनी बात क्लियर है? काफी सारी बातें एडेड हैं जी। पॉइंट नंबर 5 पे आ जाइए, पॉइंट 5 पे चलते हैं। If the government wants to have full multiplier effect of increase in government expenditure by 100, what should be the corresponding increase in real and nominal money supply? Also find corresponding magnitude of shift in LM curve. अब गवर्नमेंट ने अगर अपना खर्चा बढ़ा दिया 100 रुपए का, मैंने आपको अभी बताया, क्या डायग्राम में बताया था अभी आपको, समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैंने बताया आपको कि गवर्नमेंट ने अपना खर्चा अगर बढ़ा दिया 100 रुपीज का, तो उससे आईएस में शिफ्ट कितना आया था, आईएस में शिफ्ट आया था 250 यूनिट्स का, मगर इनकम में इंक्रीज सिर्फ 125 यूनिट्स का ही हुआ था। इनकम इंक्रीज कितना हुआ था 125 का, बाकी क्या हुआ, क्राउडिंग आउट हो गई। अब आप चाहते हैं क्राउडिंग आउट ना हो, आप चाहते हैं फुल मल्टीप्लायर इफेक्ट, जितनी मेरी आईएस शिफ्ट कर रही है ना उतना इनकम बढ़ना चाहिए, उससे कम मंजूर नहीं है मुझे। अब ऐसा कैसे होगा जी, क्राउडिंग आउट तो होनी है, या तो आपकी एलएम ही हॉरिजॉन्टल होती, वो है नहीं, तो अब क्या करें, मनी सप्लाई बढ़ाइए। ठीक है, क्या कीजिए, मनी सप्लाई को बोलते हैं क्या, मॉनेटरी एकोमोडेशन ऑफ फिस्कल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं इस कंसेप्ट को, पढ़ा है क्लास में आपने, इसको बोलते हैं हम लोग मॉनेटरी एकोमोडेशन ऑफ फिस्कल एक्सपेंशन, मॉनेटरी एकोमोडेशन ऑफ फिस्कल एक्सपेंशन। अगर आपने फिस्कल एक्सपेंशन किया और आप चाहते हैं इनकम उतनी ही बढ़े जितना आईएस में शिफ्ट आ रहा है, तो मॉनेटरी एकोमोडेशन कर दीजिए, यानी मनी सप्लाई बढ़ा दीजिए। कितना बढ़ाएंगे ये निकालना है। करना ये होता है कि जो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट एलएम में आ रहा है वो बिल्कुल उतना हो जितना आईएस में शिफ्ट आया है। इसके लिए क्या होना चाहिए, होना ये चाहिए कि horizontal shift in LM should be equal to horizontal shift in IS। तो LM में एग्जैक्टली उतना ही शिफ्ट आएगा जितना IS में शिफ्ट आ रहा है। ठीक है, LM में एग्जैक्टली उतना ही शिफ्ट लेकर आएंगे जितना IS में शिफ्ट आ रहा है जी आपका। ये लीजिए, ले आते हैं, ये LM1 हो गया। एलएम में और आईएस में जो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है वो एकदम बराबर है। ऐसा होने पर अब नया इक्विलिब्रियम कहां बनेगा, पहले पॉइंट 1 पे था, अब पॉइंट 2 पे बनेगा यहां पे, और जितना आपका आईएस में शिफ्ट आया उतनी इनकम बढ़ेगी, क्राउडिंग आउट होगी ही नहीं। तो क्वेश्चन ने 2-3 बातें पूछी हैं। ऐसा करने के लिए रियल मनी सप्लाई में कितना चेंज चाहिए, नॉमिनल मनी सप्लाई में कितना चेंज चाहिए, और कितना शिफ्ट चाहिए एलएम में। तो पहले एलएम के शिफ्ट की बात करनी पड़ेगी, पहले बात करनी पड़ेगी एलएम की शिफ्ट की। कौन सा पॉइंट है जी ये, पॉइंट नंबर है 5। तो पॉइंट नंबर 5, फॉर मॉनेटरी अकोमोडेशन, फॉर मॉनेटरी अकोमोडेशन, यानी आपने जो पढ़ा यहां पे फुल मल्टीप्लायर इफेक्ट,
ठीक है। फॉर मॉनेटरी अकोमोडेशन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट इन LM इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल शिफ्ट इन IS, यानी LM में कितना शिफ्ट आएगा, अल्फा जी इंटू डेल्टा ए बार, यानी 2.5 इंटू 100, यानी हॉरिजॉन्टल शिफ्ट इन LM होगा 250 यूनिट्स का। LM में कितना शिफ्ट आएगा, 250 यूनिट्स का LM में शिफ्ट आना चाहिए जी, ठीक है, पहली बात हो गई। अब दूसरी बात यह है कि LM में शिफ्ट होता कितना है, आपको क्लास में इसका फॉर्मूला डिराइव करके दिया है, मैं अभी डेरिवेशन पे नहीं जाऊंगा वरना मैं अपने पथ से भटक जाऊंगा, तो दूसरे रास्ते पे दूसरे ट्रैक पे चलने लगेगी ट्रेन, फिर तो ट्रैक चेंज नहीं करना है अभी, ठीक है। तो मैं अभी आपको सिर्फ फॉर्मूला दे रहा हूं। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट इन LM कितना होता है, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट इन LM होता है 1/k इंटू चेंज इन m बार बाय p बार, तो देयरफॉर 1/k इंटू चेंज इन m बार बाय p बार वो है 250, k है 0.4, तो यानी चेंज इन m बार बाय p बार कितना है 0.4 इंटू 250 यानी 100, यानी रियल मनी सप्लाई में कितना चेंज आना चाहिए, 100 यूनिट्स का। देयरफॉर फॉर मॉनेटरी अकोमोडेशन रियल मनी सप्लाई should increase by 100 यूनिट्स। तो मॉनेटरी अकोमोडेशन के लिए रियल मनी सप्लाई में 100 यूनिट्स का इंक्रीमेंट आना चाहिए। अब आपको प्राइस पता है, प्राइस कितना दिया है क्वेश्चन में, आपको प्राइस दिया 2, सिंस P is 2, so del m bar is P into del m bar by, ऐसा कर लीजिए del m bar by P आपके पास है, आपके पास 100, यानी del m bar by 2 है 100, तो del m bar कितना होगा 200। अभी हम यहाँ पर ये मान के चल रहे थे प्राइसेस कांस्टेंट, जब आगे हम एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई में जाते हैं तो वहाँ प्राइस को भी वेरिएबल टर्म मान लेते हैं कि उसका प्राइस चेंज होगा तो क्या इफेक्ट होगा, वहाँ प्राइस को भी ऐड कर लेते हैं, फिर दोबारा से निकालते हैं नया इक्विलिब्रियम, वो एक अलग कहानी है। अभी के लिए क्या है, प्राइस कांस्टेंट है, तो नॉमिनल मनी में कितना चेंज आएगा 200 का। देयरफॉर फॉर मॉनेटरी अकोमोडेशन नॉमिनल मनी सप्लाई, नॉमिनल मनी सप्लाई should increase by 200 यूनिट्स। तो नॉमिनल मनी सप्लाई में 200 यूनिट्स का इंक्रीमेंट आना चाहिए, ठीक है, क्लियर बात, ओके जी। अब 6th में कह रहे हैं क्या, आंसर नीचे लिखे में आप मैच कर सकते हैं। 6 में कह रहा है इफ नॉमिनल मनी सप्लाई इज इंक्रीज बाय 100 व्हाट विल बी द चेंज इन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड व्हाट इज न्यू इंटरेस्ट रेट। अब अगर आपने मनी सप्लाई बढ़ा दिया 100 रुपए से 100 यूनिट से, तो इनकम में क्या चेंज आएगा, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, देखिए जी, ये पार्ट नंबर 6 पे आ जाते हैं हम लोग। चेंज इन m बार बाय p बार कितना है, ये है आपका 100 यूनिट्स का। अब आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर बीटा निकाला हमने 1.25, मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर बीटा है 1.25, चेंज इन इनकम कितना होता है, बीटा इंटू चेंज इन m बार बाय p बार, यानी 1.25 इंटू 100 यानी आ गया 125। इनकम में कितना चेंज आएगा 125 यूनिट्स का। ये चांस की बात थी कि दोनों अल्फा गामा बीटा सेम आ रहे थे, वरना अलग आते आंसर। और न्यू इनकम कितना होगा, न्यू इनकम होगा, इनकम थी पहले 2000, अब होगी 125 y प्लस डेल्टा y यानी 2125। अब वापस देखो, आपको बताता हूं इंटरेस्ट बोल रहा है,
अब यहाँ पर मॉनेटरी एक्सपेंशन हुआ है, मॉनेटरी एक्सपेंशन में एलएम शिफ्ट करती है, तो आप इंटरेस्ट रेट कहां से निकालेंगे? जो शिफ्ट नहीं करा। कौन शिफ्ट नहीं करा? आईएस का शिफ्ट नहीं करा। ध्यान है ना बात भाई। अब अगर क्योंकि मॉनेटरी अकोमोडेशन हुआ है तो एलएम कर्व में शिफ्ट आ गया है, आईएस में शिफ्ट नहीं आया, तो आपको इंटरेस्ट रेट उस कर्व से निकालना है जो शिफ्ट नहीं की है, और वो आईएस कर्व है। इक्वेशन ऑफ आईएस कर्व क्या है? ये है y इज इक्वल टू 2500 माइनस 125i। मुझे याद है, आपको देख लीजिए ऊपर ये लिखी हुई है, y है 2125 इज इक्वल टू 2500 माइनस 125i, यानी 125i इज इक्वल टू 2500 माइनस 2125 375, तो i हो गया 3%। तो न्यू इंटरेस्ट रेट कितना हो गया? न्यू इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट 3%। सिंपल सी बात है, मैं थोड़ा सा रफ स्केच बनाता हूँ। ये आईएस, ये एलएम शिफ्ट कर गई आपकी। पहले इंटरेस्ट रेट था 4%, इनकम थी कितनी? 2000, अब इनकम हो गई 2125, इंटरेस्ट कितना हो गया? 3%। क्योंकि आईएस शिफ्ट नहीं कर रही है, तब आईएस से निकालेंगे हम इंटरेस्ट रेट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। न्यूमेरिकल में बच्चे अक्सर यहां गलती कर रहे होते हैं, बार बार सिखाने पर गलती कर देते हैं। जो कर्व शिफ्ट नहीं कर रही उसी से इंटरेस्ट रेट निकालना है। मॉनेटरी फिस्कल एक्सपेंशन के केस में देखना पड़ेगा कौन शिफ्ट नहीं कर रही, उसको पकड़ के इंटरेस्ट रेट निकालो, याद रखिएगा प्लीज। ठीक है, ओके जी, हो गया ये भी, 6 पार्ट भी हो गया। कह रहा है लेट full employment income level is 2200, compute the increase in nominal supply of money required to achieve full employment। अब full employment के लिए कितना monetary expansion करना पड़ेगा? 2200 की full employment income है, तो देखिए 7th पार्ट है शायद, full employment YSR है 2200, तो change in income कितना चाहिए? 2200 चाहिए, अभी 2000 है, 200 का चाहिए। कितना मनी सप्लाई इंक्रीज करना होगा? तो देखो, सिंस चेंज इन इनकम होता है बीटा इंटू चेंज इन एम बार बाय पी बार, ये आपका आ रहा है 200 इज इक्वल टू बीटा है 1.25 इंटू डेल एम बार बाय पी बार, तो यानी डेल एम बार बाय पी बार कितना होगा? 200 बाय 1.25, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा। 25 5s are 25 4s are 5 4s are 14 to 4 160, यानी आपको मनी सप्लाई में चेंज करना है, कितना इंक्रीमेंट करना है? रियल मनी सप्लाई में 160 का, और उसमें अगर नॉमिनल पूछा है, पी कितना है? 2 है, तो डेल एम बार बाय पी, डेल एम बार बाय 2 इक्वल 2 है, डेल एम बार बाय 2 आपका 160 है, तो डेल एम बार कितना होगा? 160 into 2 320। So for full employment, equilibrium income, nominal money supply should increase by 320 units। तो अगर आपको फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इक्विलिब्रियम चाहिए, तो आपको मनी सप्लाई को 320 यूनिट बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, क्लियर? और एक लास्ट पार्ट इसमें पूछ रहा है आपसे, लेट फुल एम्प्लॉयमेंट इज 2200, कंप्यूट द इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट। अब कितना फिस्कल एक्सपेंशन करना होगा? बिल्कुल वही बात है जो यहाँ पे करी है हमने। वाई स्टार है 2200, तो चेंज इन इनकम चाहिए कितना? 2200 माइनस 2000 यानी 200। सिंस चेंज इन इनकम होता है गामा इंटू डेल जी बार या डेल ए बार, जो भी आप देना चाहें नाम। मैं जी बार की बात इसलिए करूँ क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाने की बात कर रहा है, फिजिकल पॉलिसी की बात हो रही है यहाँ पे। ये है 200, गामा है 1.25 इंटू डेल जी बार, तो डेल जी बार कितना हो गया? 200 बाई 1.25, मैंने अभी निकाला था 160 आ रहा था। आसानी होगी, दोनों सेम आ गए तो आसानी होगी। मतलब क्या है? फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इक्विलिब्रियम इनकम द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर शुड इंक्रीज बाय 160 यूनिट्स। तो अगर गवर्नमेंट अपना खर्चा 160 यूनिट्स बढ़ा दे तो फुल एम्प्लॉयमेंट इनकम आ जाएगा। ठीक है जी।
तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की बहुत सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करके उनको डिस्कस करने की, यहाँ पर एक एक करके डिस्कस भी किया, नीचे आंसर्स भी लिख दिए मैंने आपको, यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखा दिया। अब आप लोगों से उम्मीद है कि आप ऐसे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो हमारे पास स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जो जिन्होंने हमारा कोर्स सब्सक्राइब किया, उनको तो पूरा पीडीएफ मिलता है। उस पीडीएफ में बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे। ऑब्वियसली हर क्वेश्चन में 8-8 पॉइंट्स नहीं है, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, ऐसे करके हमने बहुत सारे क्वेश्चन इकट्ठे कर रखे हैं। और क्वेश्चन मैं खुद से कभी नहीं लिखता हूँ, जो एग्जाम में आए होते हैं पास्ट ईयर्स में कहीं ना किसी कोर्स में, उनको लिख देता हूँ, उनको कलेक्ट करता हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने, आपके पास हैं, प्रैक्टिस कीजिए, जम के प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जिन जिन एग्जाम्स में ये टॉपिक है वहां पे अक्सर क्वेश्चन इसका मिलता है। एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस से मिलता है, इकोनॉमिक्स में तो आता ही आता है, खैर उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, वहां तो आना ही है उनको तो बेसिक, क्योंकि वो तो ए लेवल पे खड़े हैं, स्टार्टिंग लेवल पे खड़े हैं, तो उनको तो पहले ही पूछेगा ये। उसके आगे एमए एंट्रेंस से पूछता है, नेट इकोनॉमिक्स से पूछता है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के एग्जाम में पूछा हुआ है, और जहां जहां पे भी, या जो बच्चे मास्टर्स कर रहे हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी से, उनके एग्जाम में कोर्स में ISLM में, तो वहां पूछता है। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की। कोई अगर आपको बात समझ में नहीं आई है, नेचुरल बात है, हो सकता है कोई बात बताने में मैंने जल्दबाजी कर दी हो और आपको समझ ना आया हो, तो आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप करके मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। जो सब्सक्राइब स्टूडेंट्स हैं वो तो ऑब्वियसली डाउट सेशन में आके डिस्कस करते हैं। तो होपफुली बात आप लोग समझ गए हैं, मैंने कोशिश पूरी की है अपनी तरफ से आपको समझाने की। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।